जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला चैप्टर फाइनली रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट पूरा का पूरा सीखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को सीखेंगे, हर एक फीचर को समझा जाएगा। ये चैप्टर, सुनना मेरी बात, ये चैप्टर आपकी बुक में जो आईसीएसआई वाली बुक है उसमें बहुत ही समरी फॉर्म में दिया हुआ है। बहुत समरी फॉर्म मतलब बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन हमसे डिटेल्स पूछी जाती है, तो हम लोगों को इसकी डिटेलिंग्स आनी चाहिए। बड़ा ही मजेदार सा चैप्टर है, आइए इसके बारे में फटाफट सीखते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हम लोग सीखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन के तीनों टाइप्स, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली के बारे में हम लोग सीखते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, let me open a new page first of all. फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है और इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है। और फिर हम लोग सीखेंगे इनकी फर्दर डिटेलिंग्स के बारे में। पहले हम आपको इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बताते हैं, फिर आपको इनके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में सिखाएंगे। परफेक्ट कंपटीशन बेसिकली हम लोग एक ऐसे मार्केट को कहते हैं जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे एंड दे ऑल आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट या होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं एक सब्जी मार्केट। सब्जी मार्केट में हर कोई वही सब्जी बेच रहा है। ठीक है, उसमें कोई खास, हाँ आप लोग उसमें अलग से चाहें तो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हर कोई ऑलमोस्ट सेम चीज बेच रहा है। ठीक है, विदाउट एनी मच डिफरेंस। जैसे अगर हम कहें पैकेज्ड मिल्क सेल हो रहा है, तो ऑलमोस्ट हर किसी का एक जैसा है, उसके अंदर में कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म ऑफ मार्केट जहां पे बहुत ढेर सारे सेलर्स हैं और हर कोई एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहा है, तो दैट इज क्या, परफेक्ट कंपटीशन। और जहां पे अलग अलग सेलर्स होते हैं जो कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, दैट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। सिर्फ इतनी सी नहीं, हमको बहुत डिटेलिंग्स पे जाना है इसके, बट फिलहाल सिर्फ इतना ही कि हमारा पूरा का पूरा चैप्टर दो अलग अलग हिस्से में डिवाइडेड होगा, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट होगा जहां पे हर एक सेलर एक ही जैसा प्रोडक्ट बेचेगा, और इम्परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट होगा जहां पे हर एक सेलर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को बेचेगा। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम लोग तीन कैटेगरी ऑफ सेलर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक के बारे में। मोनोपोलिस्टिक माने एक ऐसा फर्म या एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट जहां पे ढेर सारे सेलर्स होंगे जो कि अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। सर आप अभी आपने यही कहा ना इम्परफेक्ट, नहीं, एक और फॉर्म होता है विच इज ओलिगोपोली, जहां पे बहुत सारे फर्म्स नहीं होंगे, कुछ ही फर्म्स होंगे, देयर विल बी फ्यू फर्म्स। ठीक है, एंड जहां पर एक सिंगल फर्म होगा जिसकी पूरी की पूरी पावर होगी मार्केट के ऊपर में, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मोनोपोली। अब सुनिए, हम लोग इन फॉर्म्स ऑफ मार्केट को कुछ फीचर्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। उन फीचर्स के बारे में पहले हम लोग सीख लेते हैं, फीचर्स। फिर उसके बाद हम आपको इन सभी की डिटेलिंग पे बहुत बढ़िया से लेकर के आएंगे, लेकिन पहले ये फीचर्स समझना। देखिए, कुछ फॉर्म्स ऑफ मार्केट होंगे जो कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स रखेंगे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, कुछ के अंदर में फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स होंगे। तो बहुत ज्यादा सेलर्स का मतलब क्या होता है और फ्यू सेलर्स का मतलब क्या होता है, हम आपको बताएंगे कि कुछ 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 फर्म्स ऐसे होंगे जहां पे आपका डिमांड कर्व अलग तरीके का बनेगा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और कुछ केस में डाउन डिमांड कर्व जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल होगा। तो इन फीचर्स को याद रखने के लिए हमने एक एक्रोनिम बनाया है। Since we study each and everything with perfection, I have named it D perfection. सर ये क्या है,
डी माने दो फीचर्स, एक है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और एक है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन माने क्या? क्या आपके मार्केट में प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं या एक जैसे होते हैं? जैसे हमने आपसे कहा कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट होगा जहां पे प्रोडक्ट्स एक जैसे होंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया सब्जी मार्केट में, सब्जियां एक जैसी, हर एक सेलर की सब्जी एक जैसी। या हमने कहा पैकेज्ड मिल्क, अगर पैकेज्ड मिल्क सेल कर रहे हैं तो हर कोई एक ही जैसा पैकेज्ड मिल्क सेल कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर में कोई डिफरेंस है क्या? क्वालिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं, पैकेजिंग में कोई डिफरेंस नहीं, क्वांटिटी सबकी सेम, प्राइसिंग सबकी सेम। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है क्या? नहीं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब क्या? अगर आप प्रोडक्ट्स को किसी भी बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर एक कंज्यूमर दो प्रोडक्ट्स के बीच में किसी भी बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकता है, हम कहें पैकेजिंग के भी बेसिस पे, भैया नॉर्मल पैक वाला मिल्क अलग सेल होता है और टेट्रा पैकेजिंग वाला मिल्क अलग सेल होता है, हालांकि उसके अंदर का जो कमोडिटी है वो सेम है, लेकिन टेट्रा पैक वाला अलग बिकेगा और नॉर्मल पैकिंग वाला, प्लास्टिक पैकिंग वाला अलग बिकेगा। यस और नो? टेट्रा पैकिंग वो जो डब्बे में आता है, ठीक है, तो वो भी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हो गए। लेकिन हम कहें कि प्रोडक्ट होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस माने साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, पैकेजिंग हर एक बेसिस पर सेम है। तो सर सेम है, इसमें कितना हम कहने जाएंगे? आप सिंपल ये कहो कि प्रोडक्ट होमोजीनियस है, मतलब कि कंज्यूमर कैन नॉट डिफरेंशिएट, द बायर, द कंज्यूमर कैन नॉट डिफरेंशिएट अमंग टू प्रोडक्ट, वो दो प्रोडक्ट्स के बीच में कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट होमोजीनियस है। और अगर वो दो प्रोडक्ट्स के बीच में भेदभाव कर सकता है तो हम कहेंगे प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस है। कुछ फॉर्म्स ऑफ मार्केट ऐसे होंगे जहां पे प्रोडक्ट होमोजीनियस होगा, कुछ फॉर्म्स ऑफ मार्केट ऐसे होंगे जहां पे प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस होगा। हम लोग इसके बारे में बाद में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या आपके मार्केट में प्रोडक्ट एक जैसे हैं या प्रोडक्ट अलग अलग है। ठीक है, हम कुछ शॉर्ट नोट्स इसके लिखवाते जाएंगे। आई विल इंसिस्ट कि आप इसको साथ साथ में लिख भी लो। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में आप थोड़ा स्पेस छोड़ करके इसको साथ साथ में लिखना। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब या तो प्रोडक्ट होमोजीनियस होगा, यानी होमोजीनिटी होगी, तो कंज्यूमर कैन नॉट डिफरेंशिएट अमंग टू प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर कैन नॉट डिफरेंशिएट, वो दो गुड्स के बीच में अमंग टू गुड्स, वो दो गुड्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। और अगर प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस है, मतलब कंज्यूमर कैन डिफरेंशिएट, वो डिफरेंशिएट कर सकता है। अच्छा, किस बेसिस पे? ऑन बेसिस ऑफ प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, पैकेजिंग एटसेट्रा। ठीक, तो ये मतलब हो गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का। अगला एक शब्द मैंने आपको लिखवाया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये बताओ क्या होता है? लेट मी चेक आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी कितनी डेवलप हो गई है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? अगर आप प्राइस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब कंज्यूमर प्राइस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करेगा? नहीं। टेक एन एग्जांपल, मतलब अगर ये प्रोडक्ट 20 का बिक रहा है और कहीं कुछ दूसरा काइंड का प्रोडक्ट 22 में बिक रहा है, तो 20 और 22 में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ना ना ना, ऐसा नहीं है, बेहद गलत। और सुनो मेरी बात, जहां सेलर डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, मान लो एक आए मेरे पास खरीदने के लिए
हम उससे कहें, ये हमसे आकर के पूछते हैं भैया कितने का, तो सेलर अगर डिफरेंट प्राइस चार्ज करे, करेक्ट, यस जानवी, करेक्ट। हाँ, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कि अगर हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे किसी मॉन्यूमेंट वगैरह में जाएं तो कहें कि अगर फॉरेन है, अगर फॉरेनर है, ठीक है, विदेशी है तो 200 रुपया, और देसी आदमी है तो 100 रुपया, 50 रुपया, ऐसे करके होता है ना भैया। टूरिस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर विदेशी टूरिस्ट है तो फिर 200 रुपये, और अगर देसी टूरिस्ट है तो फिर 50 रुपये, ऐसा होता है ना। हाँ, यूनिवर्सिटीज में एनआरआई है तो अलग फीस चार्ज होगी, और इंडियन है तो अलग फीस चार्ज होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद, अच्छा सुनो, ऐसा भी हो सकता है रेलवेज में, रेलवेज में सीनियर सिटीजन है तो अलग आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। छोटा बच्चा है, 5 साल से छोटा वाला, वो तो फ्री में ट्रैवल कर लेगा। और छोट मतलब उससे थोड़ा बड़ा लेकिन फिर भी हल्का छोटा, उसका आधा सीट लगता है ना, उसका भी 50% होता है ना से कुछ। और तुम लोग जैसा है तो तुम लोगों से पूरा पैसा लिया जाएगा, उल्टे कुछ एक्स्ट्रा लिया जाएगा कि आके हुड़दंग करेंगे ये लोग। तो दैट इज क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा ये बताना जैसे पेट्रोल की प्राइसेस अलग अलग जगह पे अलग अलग रहती है, यहाँ पे अलग रहती है, यहाँ से थोड़ा दूर आप मुगल सराय, नाउ कॉल्ड एज, फॉर्मरली कॉल्ड एज मुगल सराय, नाउ दीनदयाल उपाध्याय, वहां पे जाओ तो अलग प्राइस रहता है, ठीक है। तो और किसी जगह पे चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, कानपुर चले जाओ, तो इन सब जगहों पे, दिल्ली में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसेस हैं। तो क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है? हाँ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है? नहीं है, बिकॉज वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस है। भैया आईफोन वो यूएस में अलग दाम पे बेचेंगे, इंडिया में अलग दाम पे बेचेंगे। तो सुनो मेरी बात, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं। वो अपने मार्केट में महंगा बेचेंगे और हमारे यहाँ पे सस्ता बेच भी देंगे तो उनका क्या जाता है। लेकिन अगर मान लो हम एक प्रोडक्ट ये बेचते हैं हम 20 रुपए का, अब आप अगर लेने आए और अगर आपको हम 18 का दाम लगा दें तो फिर तो बाकी लोग भी हमसे 18 मांगने लगेंगे। लेकिन अगर कोई बाहरी आदमी हमसे आकर के 18 का मांगे तो वो कौन सा हमारे मार्केट को बिगाड़ रहा है, तो हम उसको 18 में भी बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। तो एक ही मार्केट में, खैर एक ही मार्केट में अलग अलग प्राइस अगर चार्ज कर रहे हैं, व्हेन यू आर चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट पीपल इन द सेम मार्केट, एक ही मार्केट में एक आता है तो उसे 20 कहते हैं और दूसरा आता है तो 18 कहते हैं, क्योंकि मेरी मर्जी, ठीक है। और मेरी मर्जी कब चलती है, जब सरकार हो आप, मोनोपोली हो आप, या आप एकमात्र सेलर हैं मार्केट के जिसके पास पूरी की पूरी पावर है, ठीक है। जैसे मान लो, हमने कहा कि हम एकमात्र सेलर है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, हम एक बहुत बड़े सेलर है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो हम जितना चार्ज करेंगे उतनी मेरी मर्जी, ठीक है। हम जैसे अगर गवर्नमेंट मॉन्यूमेंट्स का उसके ऊपर में एकमात्र राइट है एंट्री देने का, यूनिवर्सिटीज उनके पास में राइट है अपनी एंट्री को रेगुलेट करने का, तो वो अपने हिसाब से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, व्हेन यू आर चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम different consumers in the same market, charging different prices from different consumer but in the same market, लिखिए charging different prices from different consumers, अच्छा इसके बाद अगला क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्राइस कन्वर्शन के बाद अगला है आपका डी परफेक्शन ना। हाँ, पी, पी माने परफेक्ट नॉलेज, पी माने क्या, परफेक्ट नॉलेज। कोई एक ऐसा डेली यूज नॉर्मल प्रोडक्ट, कॉमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट बताना, किसी प्रोडक्ट का नाम जो आपने आज इस्तेमाल किया हो, यूज करते हो। हाँ,
ब्रेड टूथपेस्ट। चलो मान लो टूथपेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। क्या आपको पता है कितने प्रकार के टूथपेस्ट आते हैं? बहुत सारे प्रकार के टूथपेस्ट आते हैं। ठीक है, जैसे एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट आता है ना, वो कितने रुपए का बिकता है? सेंसोडाइन। हाँ अच्छा, वो कितने रुपए का बिकता है? 85 का आता है। अच्छा, माचिस कितने रुपए की आती है? 2 रुपए की। तो सारी माचिस 2 रुपए की है, और सबका अलग अलग फीचर होता है कि एक ही जैसा फीचर होता है? एक ही जैसा होता है। आप माचिस खरीदते वक्त ये नहीं बोलते हैं कि भैया वो वाली माचिस दीजिएगा जो कि ज्यादा लंबे समय तक चलती है। हाँ, कहां तक आग लगाएगी। तो ये भाई साहब फ्रीक्वेंट बायर है माचिस के। ठीक है, तो मतलब मत पूछिए। अब आप बस सुनिए। ये बताइए कि क्या क्या माचिस अलग अलग तरीके की होती है, एक ही जैसी होती है? एक ही जैसी होती है। लेकिन टूथपेस्ट अलग अलग तरीके का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, वो एक मेडिकेटेड हो सकता है, एक के अंदर में वो मिंट वाला हो सकता है, एक नीम तुलसी वाला हो सकता है, एक नमक वाला हो सकता है, और हर किसी का फीचर्स अलग अलग है। यस और नो? तो क्या आपको इसके बारे में परफेक्ट नॉलेज है? क्या आपको पूरी परफेक्ट नॉलेज है कि वो नमक वाला टूथपेस्ट कितने का बिकता है? बताओ। और उसकी कॉस्टिंग कितनी आती होगी? क्या वो सही दाम पे बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाँ, नहीं पता भाई। तो वी डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट इट। वी डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट इट। तो व्हेन द कंज्यूमर डज नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज, व्हेन द कंज्यूमर डज नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज, तो सेलर को सेलिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। हाई सेलिंग कॉस्ट इज टू बी इनकर्ड। ठीक है, हम बता रहे हैं, उसी का एग्जांपल ले रहे हैं। परफेक्ट नॉलेज के एग्जांपल लें। परफेक्ट नॉलेज के एग्जांपल अगर हम लें तो अगेन, जैसे से फॉर एग्जांपल जहां पे एक जैसा प्रोडक्ट, हमने कहा माचिस का एग्जांपल वो परफेक्ट नॉलेज के लिए था, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 रुपए की माचिस है तो वो हर जगह पे 2 रुपए की माचिस होती है, और उसका कोई अलग अलग फीचर या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, वो ऑलमोस्ट एक जैसी माचिस होती है ना, चाहे कोई सा भी बेचने वाला हो। यानी कोई सा भी माचिस हो वो एक ही जैसी लगभग रहेगी। या अगर हम कहें पैकेज्ड मिल्क है, तो कोई से भी कंपनी का पैकेज्ड मिल्क खरीदेंगे, हमको पता है कि अगर वो 33 रुपए का है तो 33 रुपए का ही मार्केट में बिकेगा मिनरल वाटर। ठीक है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो परफेक्ट नॉलेज मतलब जब आपको पूरी जानकारी होती है प्रोडक्ट के बारे में, और ऐसा तभी होता है जब एक जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट के अंदर में। और जब अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं तो परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। और जहां परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है वहां पे सेलर को, सर इसका रिलेवेंस क्या निकल के आ रहा है, जहां परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है वहां सेलर को सेलिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। क्या इनकर करना पड़ता है? यानी वो एडवर्टाइजमेंट निकालेगा बाजार में। तो अगर कोई ऐसा टूथपेस्ट लेकर के आ गया जिससे कि जिसके अंदर में नमक है, जिसमें आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेगा, नहीं तो फिर बायर उसके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेगा। तो परफेक्ट नॉलेज अगर है तो हमको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर परफेक्ट नॉलेज नहीं है तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो कुछ मार्केट्स ऐसे होंगे जहां पे परफेक्ट नॉलेज होगी, और कुछ मार्केट्स ऐसे होंगे जहां पे परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी। आई होप ये बात क्लियर है आपको। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज मीन्स complete knowledge about the product, complete knowledge with consumer about the product। ठीक है, अच्छा, और सुनो, जहां पे परफेक्ट नॉलेज होगा, जहां पे परफेक्ट नॉलेज होगा वहां पे नो सेलिंग कॉस्ट, यानी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कम होगा, क्योंकि कंज्यूमर तो जानता ही है ना मेरे बारे में ऑलरेडी। और जहां पे परफेक्ट नॉलेज नहीं है यानी इम्परफेक्ट नॉलेज है, वहां पे सेलिंग कॉस्ट इनकर होता है। ठीक है, तो पी माने क्या था? परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज है तो
सेलिंग कॉस्ट इनकर नहीं होगा, और परफेक्ट नॉलेज नहीं है तो सेलिंग कॉस्ट इनकर होगा। एवरीबडी इन द चार्ट सेक्शन प्लीज आंसर। क्या आप लोग को क्लियर हुआ ये? स्टूडेंट्स इन द चार्ट सेक्शन प्लीज आंसर, आप लोग को क्लियर हुआ कि यस। इसके बाद ये तो हो गया परफेक्ट नॉलेज। अगेन कुछ मार्केट्स में परफेक्ट नॉलेज होगी और कुछ में नहीं होगी। अगला टॉपिक है आपका कि क्या एंट्री एंड एग्जिट पे रिस्ट्रिक्शंस है, एंट्री या एग्जिट पे रिस्ट्रिक्शंस है, या फिर देयर इज फ्रीडम ऑन एंट्री एंड एग्जिट। सर ये 4 पॉइंट है क्या? नहीं, एक ही पॉइंट है। एंट्री या एग्जिट पे रिस्ट्रिक्शंस है या फिर फ्रीडम। अब सुनिए इस बात को। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बिजनेसेस को करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लो अगर इन भाई साहब को लगता है कि आजकल टेलीकॉम का धंधा मस्त एकदम बूम कर रहा है, आगे जाके बहुत बढ़िया चलेगा, तो क्या ये अपने ही तार बिछाना शुरू कर देंगे? अब ये तार लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पे चले हैं एकदम भारत यात्रा के लिए, कि अब तो अपने टेलीफोन कंपनी स्टार्ट ही कर देंगे। चल सकता है क्या? कर सकते हैं क्या ऐसा? हाँ, नहीं कर सकते। क्यों? हाँ, परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? ट्राई से, है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, जैसे से फॉर एग्जांपल इन मैडम को लगता है कि आजकल ड्रग्स के धंधे में बड़ा फायदा है। ड्रग्स माने ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ओके, ड्रग्स, हाँ वैसा वाला नहीं। तो आजकल ड्रग्स के धंधे में बड़ा फायदा है, तो ये अपना ही ये एक बोर्ड लगा करके हमारे यहाँ पे अच्छे ड्रग्स सप्लाई होते हैं, तो आप क्या इसके प्रोडक्शन सप्लाई शुरू कर सकती हैं? मैडम बताइए। नहीं, आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है या नहीं है? है। दूसरा, से फॉर एग्जाम्पल उधर वो वाले भाई साहब को लगता है कि आजकल सर ऐसा करते हैं, पेट्रोलियम बहुत हुआ छोटा मोटा धंधा, अब ये सब अच्छा नहीं लगता, अब अगला ऑयल एंड पेट्रोलियम कंपनी हम ही शुरू करते हैं। सीधे तेल निकालेंगे इंडियन ओशन से और उसको सप्लाई किया जाएगा पूरे मार्केट भर में। कर सकते हैं आप? नहीं। हो सकता है उसके लिए कुछ 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, और 5,000 करोड़ रुपए ही कम पड़ रहे हैं आपके पास, तो ऐसा कर सकते हैं? नहीं। वहां पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या? हाँ, क्या रिस्ट्रिक्शन है? क्या रिस्ट्रिक्शन है? कैपिटल की। क्या रिस्ट्रिक्शन है? कैपिटल। ठीक है। से फॉर एग्जांपल बाजू वाली मैडम फोन बात करिए क्या? हाँ, फोन बात नहीं, ओके, रख दी। तो से फॉर एग्जांपल बाजू वाली मैडम को लगता है कि सर अब टेस्ला और बाकी सारी चीजें बहुत हो गई, अब हम भी अपनी एक कार बनाएंगे और एकदम हवा में उड़ने वाली कार बनाएंगे। ठीक है, पापा से फोन आया, तो आप बना सकती हैं क्या ऐसा? नहीं। क्यों? टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है, वो अलग बात है। टेक्नोलॉजी है क्या? टेक्नोलॉजी नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं स्टूडेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन कैपिटल का हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट का हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी का हो सकता है। कैपिटल का, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट या टेक्नोलॉजी, या गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको लगे कि अरे रेलवे भी आजकल बड़ा पैसा कमा रहा है, तो क्या आप एक अपना ओपन पटरी के ऊपर में डब्बा लगा करके ऐसे चलाना शुरू कर देंगे? आई इलाहाबाद 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 प्रयागराज प्रयागराज ऐसे करके शुरू कर देंगे? नहीं ना, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेलवे किसके लिए सिक्योर्ड है? गवर्नमेंट के लिए। उसमें केवल और केवल पब्लिक सेक्टर ऑपरेट कर सकता है, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो क्या फ्रीडम है इन सब सेक्टर्स के अंदर में? नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको अपना सब्जी का ठेला ओपन करना है, ठीक है, तो बस आज ठेला लिया, सब्जी भरा और बस चल दिए, आलू ले लो, कांदा ले लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कुछ जगहों पे, कुछ मार्केट्स में स्टूडेंट्स, कुछ मार्केट्स में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और कुछ मार्केट्स में रिस्ट्रिक्शंस, और जहां पे रिस्ट्रिक्शन होते हैं वहां पे कुछ ही सेलर्स होते हैं।
टेलीकॉम में देयर आर फ्यू सेलर्स, है कि नहीं? एयरलाइंस में देयर आर फ्यू सेलर्स, रेलवे में देयर इज अ फ्यू सेलर, इनफैक्ट अ सिंगल सेलर, और ऑयल एंड पेट्रोलियम में देयर आर फ्यू सेलर्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स फ्यू सेलर्स, सीमेंट कंपनी फ्यू सेलर्स, क्योंकि इन सब में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है। या तो बहुत ज्यादा पैसे की रिस्ट्रिक्शन है, वो चाहिए, वो भी एक रिस्ट्रिक्शन है, या तो टेक्नोलॉजी की रिस्ट्रिक्शन है, या तो फिर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। इन रिस्ट्रिक्शंस के कारण देयर आर फ्यू सेलर्स। तो कुछ मार्केट्स में रिस्ट्रिक्शन होगी और कुछ मार्केट्स में रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। हम लोग उसको बाद में जाकर के सीखेंगे किसमें किसमें है और किसमें किसमें नहीं। बोलिए ये पॉइंट क्लियर है रिस्ट्रिक्शंस का इन द चैट सेक्शन स्टूडेंट्स? फिर इसके बाद अगला है सी से हम लोग डिमांड कर्व बनाना सीखेंगे हर एक मार्केट का, जो कि अगेन लेटर ऑन हम लोग को सीखना है। टी माने ट्रांसफरेबिलिटी, क्या आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक से दूसरे के पास जा सकते हैं? से फॉर एग्जांपल बोथ देयर कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग सोप, ठीक है, और मान लीजिए ये जो सोप बना रही हैं वो तुलसी नीम वाला सोप बना रही है और ये हल्दी चंदन वाला सोप बना रही है, ठीक है। अब इनके पास में जो रॉ मटेरियल है वो है तुलसी नीम, इनके पास में रॉ मटेरियल है हल्दी चंदन। तो बताइए इनका रॉ मटेरियल इनके पास ट्रांसफर हो सकता है? नहीं। यहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो अलग प्रकार से प्रोडक्शन करते हैं, यहाँ पे काम करने वाले वर्कर अलग प्रकार से प्रोडक्शन करते हैं। क्या इन दोनों के वर्कर्स एक दूसरे के पास शिफ्ट हो सकते हैं? नहीं। तो जहां पे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं वहां पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है। और जहां पे एक ही जैसा प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए ये भी बर्फ बनाती हैं, ये भी बर्फ बनाते हैं, ठीक है, ये भी सेम प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ये भी सेम प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, यानी से फॉर एग्जांपल दोनों का ही सर्विसेज सेम है, मान लीजिए दोनों का ही अपना टेलीकॉम सर्विस है, उसके अंदर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर बताइए इनके यहाँ के वर्कर्स इनके यहाँ पे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो कुछ जगहों पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है और कुछ जगहों पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता, यानी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगला होता है इंडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी। इंडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब कि क्या आप अपने हिसाब से प्राइस फिक्स कर सकते हैं या नहीं फिक्स कर सकते। जैसे ये बताओ, अगर आपको सोना बेचना है, ठीक है, इफ यू हैव गोल्ड एंड यू वांट टू सेल गोल्ड, कैन यू सेल गोल्ड एट एनी प्राइस? आप आज अचानक से जाएंगे और मार्केट में कहेंगे कि हमको 60,000 रुपए के भाव के हिसाब से बेचना है? नहीं। आपको वो देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। अगर आज मार्केट में 52,000 रुपए का रेट है तो आपको 52,000 रुपए में ही बेचना होगा, आप उसको 60,000 रुपए में नहीं बेच सकते। तो आपके पास इंडिपेंडेंस है कि अपनी प्राइसिंग की? नहीं। कुछ जगहों पर इंडिपेंडेंस होती है और कुछ जगहों पर इंडिपेंडेंस नहीं होती। अब जैसे मान लीजिए ये अपना वही साबुन का एग्जांपल लेते हैं, ये नीम तुलसी बेच रही है और ये हल्दी चंदन बेच रही है। नीम तुलसी की कॉस्टिंग अलग आती होगी, हल्दी चंदन की कॉस्टिंग अलग आती होगी। तो ये अपने दाम पे बेच सकते हैं और ये अपने दाम पे बेच सकती हैं, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल कोई डव साबुन बेच रहा है तो उसके अंदर में अलग ही दूध मलाई वाला साबुन है, वो अपने प्राइस पे बेच सकते हैं। हर किसी का प्रोडक्ट अलग अलग है तो हर कोई अपने अलग अलग प्राइसिंग रख सकता है। लेकिन जहां पे सबका प्रोडक्ट एक जैसा है, हमने कहा सारे के सारी कंपनियां मिनरल वाटर बेच रही हैं तो सबका मिनरल वाटर एक जैसा है अनटिल उसमें एडेड ऑक्सीजन हो। सबका मिनरल वाटर एक जैसा है तो सबका प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट क्या रहता है? एक जैसा। हमने कहा वही माचिस, तो सबके माचिस एक जैसे है, सबका प्राइस भी ऑलमोस्ट एक जैसा। पैकेज मिल्क सबका एक जैसा तो प्राइस भी एक जैसा। कोई ऊपर नीचे अपने हिसाब से दाम कर सकता है? क्या अमूल अचानक से आके कहेगा कि हम 35 नहीं हम तो 40 के हिसाब से बेचेंगे? कोई नहीं खरीदेगा। पीपल विल स्विच टू पराग, मदर डेयरी, उन सब पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो क्या वहां पे इंडिपेंडेंस है? इंडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी माने क्या अपने हिसाब से दाम फिक्स कर सकते हैं? नहीं। तो कुछ मार्केट्स में वो होगा और कुछ मार्केट्स में नहीं होगा। इंडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी और डिटेल अभी हम लोग आगे जानेंगे। और ओ से है और नंबर ऑफ सेलर्स। सर ये और कौन सा फीचर है? और कुछ नहीं है, और ये हिंदी वाला और नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर ऑफ सेलर्स माने दो चीजें हो सकती हैं, या तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे या तो फ्यू सेलर्स होंगे। सुनना मेरी बात को ध्यान से, या तो लार्ज सेलर्स होंगे या तो फ्यू सेलर्स। लार्ज सेलर माने क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स माने क्या होता है? व्हेन द नंबर ऑफ सेलर्स, अच्छा बताओ, अगर हमारे यहाँ पे 20 सेलर है तो नंबर ऑफ सेलर्स लार्ज है कि नहीं है?
20 है, नहीं 30 है, 50 है। अब लार्ज कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है ना, कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है। तो जहां पे कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती, सुनना मेरी बात, जहां पे कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती तो वहां पे हम लोग उसको कैसे डिफाइन करते हैं? when the number of when do you say large number of sellers? When the number of sellers is so large that a single seller cannot influence the market. जैसे हमने कहा जो अपने डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, तेल, साबुन, शैम्पू, स्टेशनरी, इन सब के न जाने कितने ढेर सारे सेलर्स हैं बाजार में, और सबका जो सेलिंग प्राइस है अलग अलग है, प्रोडक्ट अलग अलग है। तो हम मार्केट को कंट्रोल नहीं करते। मेरे प्राइस बढ़ाने से ऐसा जरूरी नहीं, जैसे मान लो कपड़े बेच रहे हैं तो हर कोई अलग अलग प्रकार का क्लोथ सेल कर रहा है। अब अगर हमने अपने क्लोथ्स का दाम 1000 से 1100 या 1200 कर दिया, डज नॉट मीन कि बाकी लोग भी उस दाम को फॉलो करेंगे। यस और नो? वो सब अपना प्राइस लेकर के चल रहे हैं। हम मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्या? नहीं। सर मार्केट को कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है? हाँ, जहां पे फ्यू सेलर्स होते हैं वहां पे एक सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एग्जाम्पल, जियो ने अगर दाम घटाया तो एयरटेल भी दाम घटाएगा, वी भी दाम घटाएगा। अगर वी ने दाम घटाया तो जियो और एयरटेल भी उसको फॉलो करेंगे। यानी एक सेलर दूसरे सेलर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर एक एयरलाइन कंपनी अपने प्राइसेस के अंदर में डिस्काउंट ले आए तो बाकी एयरलाइंस कंपनी भी डिस्काउंट लेकर के आ जाएंगी। अगर एक सीमेंट कंपनी ने डिस्काउंट ऑफर कर दिया तो बाकी सीमेंट कंपनियां भी डिस्काउंट ऑफर करने लगेंगी। अगर एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी डिस्काउंट दे दे तो फिर बाकी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां भी डिस्काउंट देने लगेंगी। ऐसा सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देयर आर फ्यू सेलर्स। इन सभी मार्केट्स में कुछ चुनिंदा सेलर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर नहीं होते हैं बाजार। बोलो है कि नहीं? तो जहां पे नंबर ऑफ सेलर्स इज फ्यू और लार्ज, इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सेलर्स, ये अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो नंबर ऑफ सेलर्स या तो फ्यू होंगे या तो लार्ज होंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स माने क्या? अ सिंगल सेलर या इवन बायर। सर बायर के पास में भी कंट्रोलिंग पावर होती है क्या? हाँ, मान लो हम एक सिंगल बायर है किसी प्रोडक्ट के, हम एक सिंगल बायर हैं किसी प्रोडक्ट के, तो हम मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है कि नहीं? तो अ सिंगल सेलर और बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट, कैन नॉट इन्फ्लुएंस दी। अगर एक सिंगल सेलर या बायर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है मार्केट को तो उसे हम लोग कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। और फ्यू या स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स मतलब क्या? अ सिंगल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट। अच्छा, ये ऊपर वाला क्यों नहीं इन्फ्लुएंस कर पा रहा है? बिकॉज इट होल्ड्स स्मॉल प्रोपोर्शन इन मार्केट, स्मॉल मार्केट शेयर। हम स्मॉल मार्केट शेयर लिख दें तो भी समझ जाओगे, मार्केट में इनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। हर एक सेलर की मार्केट में हिस्सेदारी बहुत कम है, बट यहां पे एवरी सेलर has high proportion in market। यानी यहां पे हर एक सेलर की बाजार में हाई शेयरिंग है। ठीक है, तो मेरे पास अगर बड़ा हिस्सा है मार्केट का, ऑटोमोबाइल में अगर एक कंपनी अपना कोई सस्ता वेरिएंट लेकर के आ जाए किसी बाइक का तो बाकी कंपनियां भी वो सस्ता वेरिएंट लेकर के आएंगे। कार के अंदर में कोई सस्ता वेरिएंट आ जाए तो बाकी कंपनियां भी फॉलो करेंगी, है कि नहीं? बिकॉज देयर आर फ्यू सेलर्स। ठीक है, टाटा है, हुंडई है, और हाँ सुजुकी है, हाँ 15 है टोटल। देयर आर फ्यू सेलर्स। चलो यहां तक की बात क्लियर है? चलो एक एक करके वापस से। डी माने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पी माने परफेक्ट नॉलेज, एंट्री या एग्जिट पे रिस्ट्रिक्शंस हैं या फ्रीडम है, डिमांड कर्व लेटर ऑन पढ़ेंगे, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन,
इंडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी, और लास्ट में कौन सा फैक्टर, नंबर ऑफ सेलर्स। अब हम लोग एक एक करके अपने फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर्म ऑफ मार्केट जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, परफेक्ट कंपटीशन। It is a form of market in which there are क्या क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर का मतलब बताओ। कोई भी सिंगल सेलर या बायर मार्केट को इन्फ्लुएंस, कोई सिंगल सेलर या बायर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो मार्केट प्राइस को बढ़ाने या घटाने का काम नहीं कर सकता। इसका मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है तो एक और चीज होती, सुनो सुनो मेरी बात को ध्यान से। अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है तो एक और चीज होती है, प्री एंट्री और एग्जिट होगी फर्म्स की। लार्ज नंबर है तो लार्ज नंबर सेलर के कहां से आए, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, क्योंकि जहां जहां पे रिस्ट्रिक्शन थी, याद करो, जहां पे लाइसेंस की जरूरत थी, कैपिटल की जरूरत थी, टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, वहां पे हर कोई नहीं आ पा रहा था, तो वहां पे फ्यू सेलर्स थे। तो अगर लार्ज नंबर है, इट इंप्लाइज कि क्या रहा होगा, दिस इज एज अ रिजल्ट ऑफ क्या, एज अ रिजल्ट ऑफ प्री एंट्री एंड एग्जिट। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो अपनी तो केस स्टडीज आती है ना, हमसे पूछा जा सकता है कि प्री एंट्री और एग्जिट की वजह से क्या होता है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो जहां जहां प्री एंट्री एग्जिट होगी, इसका मतलब वहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होगा। यहां पर फर्म्स को प्राइस टेकर कहा जाता है। हेलो, यहां पर फर्म्स को प्राइस टेकर कहा जाता है, प्राइस टेकर एंड नॉट प्राइस मेकर। जैसे मान लो आप गोल्ड सेल करते हैं, अब गोल्ड आप उसी दाम पे बेचेंगे जो कि मार्केट में दाम चल रहा है। आप अपने मन से उसका रेट निकाल सकते हैं क्या, नहीं। अगर आपको मिल्क सेल करना है, पैकेज्ड मिल्क, तो उसी दाम पे बिकेगा जिस दाम पे मार्केट में बिक रहा है। आप सब्जी भी बेचते हो तो जो हम लोग उसको कहते हैं हिंदी में मंडी भाव होगा, जो मार्केट रेट होगा, उसी रेट पे बेचेंगे ना। हम अलग से तो कोई दाम अपना कोट नहीं कर देंगे, कोई हमसे खरीदेगा ही नहीं। अच्छा, मान लो अगर मार्केट का रेट 20 रुपया है तो हम 22 में बेच नहीं सकते, कोई हमसे खरीदेगा नहीं। और अगर 20 रुपए है तो हम उसको 18 में क्यों ही बेचें जब हम 20 में बेच सकते हैं। तो समझे कि नहीं समझे। तो अगर मार्केट का रेट 20 रुपया फिक्स किया गया तो हम 22 में नहीं बेचेंगे, कोई खरीदेगा नहीं। 18 में नहीं बेचेंगे क्योंकि नुकसान हो जाएगा। तो फर्म्स आर अ प्राइस टेकर एंड नॉट अ प्राइस मेकर। मार्केट में दाम फिक्स होता है और जो मार्केट का दाम फिक्स हुआ उसी हिसाब से हम अपना प्राइस फिक्स करते हैं और उसी प्राइस पे हम हमेशा सेल करेंगे, उससे ज्यादा या कम प्राइस पे नहीं सेल करेंगे। तो फर्म्स आर अ प्राइस टेकर एंड नॉट द प्राइस मेकर। ज्वेलर्स अपना मेकिंग चार्जेस के ऊपर में प्रॉफिट जोड़ते हैं, ठीक है। और आज अगर हमने सोना खरीदा और कल का मार्केट रेट बढ़ गया है तो ऑब्वियसली गोल्ड पे भी प्रॉफिट कमा रहे, और वो अपना मेकिंग चार्जेस बोल करके उसमें प्रॉफिट जोड़ लेते हैं, ठीक है। कि हमने वो बनाया, हमने उसकी ज्वेलरी बनाई, हमने उसका वो बनाया, ये किया वो किया, उन सब चीजों के ऊपर प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उसके अंदर में चार्जेस एडेड ऑन होते ही है। फर्म्स आर अ प्राइस टेकर एंड नॉट द प्राइस। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट हो जाता है आपका, क्या हमारी इंडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी है या नहीं है, क्या हम अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड कर पा रहे हैं, नहीं। देयर इज डिपेंडेंट, शब्द ध्यान सुनना, डिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइस इज डिसाइडेड बाय इंडस्ट्री,
प्राइस इज डिसाइडेड बाय whom? प्राइस इज डिसाइडेड बाय इंडस्ट्री, यानी जो इंडस्ट्री होती है वो डिसाइड करता है एंड नॉट द फर्म। फर्म इसको डिसाइड नहीं। क्या यहां पे परफेक्ट नॉलेज होगी? एक बार हम डीप परफेक्शन पर आते हैं। हमने ऊपर लिखा किस लिए? इसीलिए ताकि इसको लेकर के चल सकें। क्या यहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा? क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है? नहीं। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो यहां पे प्रोडक्ट होमोजीनिटी होती है। क्या होता है बताइए? प्रोडक्ट होमोजीनिटी, मतलब एक जैसा प्रोडक्ट होता है। अगला था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या यहाँ पे प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन होगा? कोई एक आएगा तो उसे कहेंगे 20 रुपए, अगला आएगा तो उसे कहेंगे 18 रुपए? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे सेलर है, तुम अकेले डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बताओ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमने कहा था केवल कब कर सकते हैं? जब तुम मोनोपोली हो। जब आप मोनोपोली हैं तभी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट होमोजिनिटी होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। क्या यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज होगी? यस, क्योंकि एक ही जैसा प्रोडक्ट है और हर कोई एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहा है। तो अगर हमें किसी एक के बारे में मालूम है तो हमें सबके बारे में मालूम है। हमें मालूम है कि एक डिब्बी माचिस अगर 2 रुपए की बिक रही है तो सारे ही प्रकार की जो माचिस होगी वो लगभग 2 रुपए की बिक रही होगी। अगर पैकेज मिल्क 33 रुपए का बिक रहा है तो हर जगह पे पैकेज मिल्क या हर एक कंपनी का पैकेज मिल्क ऑलमोस्ट 33 रुपए का होगा। उसके अंदर में सेम क्वांटिटी होगी, सेम टाइप की क्वालिटी होगी। यस और नो? तो क्या हम कहेंगे कि देयर इज परफेक्ट नॉलेज। क्या यहाँ पे फ्री एंट्री एग्जिट होगा? हाँ जी, यहाँ पे फ्री एंट्री और एग्जिट भी होगा, क्योंकि तभी तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर आए हैं। तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी होगा। सर और कौन सा टॉपिक यहाँ पे बचा रह गया? क्या यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी होगी? क्या यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी होगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी, क्योंकि हर एक सेलर एक जैसा है। तो आपका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट सेम है, तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे के पास ट्रांसफर हो सकते हैं। तो देयर इज ट्रांसफरेबिलिटी। बस एक फीचर बचा रह गया, बताइए कौन सा? इन द चैट सेक्शन एक फीचर बचा रह गया, बताइए आपको। नंबर ऑफ सेलर्स मैंने बता दिया ना, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। डिमांड कर्व कैसा बनता है इसका? क्या चीज? डिमांड कर्व। तो इसका डिमांड कर्व एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बनता है इसका। कैसा बनता है? स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डिमांड। जैसे मान लो ये हो गया मेरा एक डिमांड। यहां पे आपको दिखाई देगा क्वांटिटी बदल रही है कि नहीं बदल रही है, लेकिन यहां पे हम लोग मार्क करते हैं प्राइस। प्राइस नहीं बदलता, क्या बदलता है? क्वांटिटी। सर ये बताइए, आपने कहा कि एक प्राइस अगर है तो वो प्राइस हर कोई फॉलो करेगा और उस प्राइस में बदलाव नहीं करेगा, लेकिन ये प्राइस कैसे फिक्स होती है? कैसे फिक्स होता है बाजार में कि सोने का आज ये भाव है? मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई से। मैंने ये जो बनाया है दिस इज इंडिविजुअल डिमांड कर, लेकिन एक मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई होती है। डिमांड मार्केट में और सप्लाई मार्केट की। तो जो सप्लाई और डिमांड जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। बोलिए उसे क्या नाम देते हैं? उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, यहीं पर हर एक सेलर सेल करता है प्रोडक्ट। तो मान लो इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, से फॉर एग्जांपल 1200 रुपए, तो 1200 रुपए पे ही हर कोई बेचेगा, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे फिक्स होता है? मार्केट के थ्रू। हम इसे मार्केट भी कह सकते हैं या इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। तो प्राइस बनाता कौन है? इंडस्ट्री। और उसको फॉलो कौन करता है? फर्म। समझे कि नहीं समझे? पक्का समझ में आया क्या? इन द चार्ट सेक्शन
प्लीज कंफर्म, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग बताइए, आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स? आ गया पक्का? कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट, परफेक्ट के बाद है अगला इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मोनोपोलिस्टिक। सबसे पहला क्या है बताइए? मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे अगेन लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे। सुनो मेरी बात, मोनोपोलिस्टिक मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे। सर ये तो ऊपर भी था, लेकिन यहां पे दे विल बी सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। स्ट्राइकिंग फीचर माने सबसे डिफरेंट या सबसे अलग फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मोनोपोलिस्टिक मार्केट का कौन सा है? तो वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो यहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे सर, लेकिन वो तो और भी जगहों पर होते हैं, बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि देयर विल बी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या होगा बताइए? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जैसे हमने एग्जांपल लिया तेल, साबुन, इन सब चीजों का, शैम्पू का, इन सब में क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्लियर है ये बात? यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई परेशानी यहां तक नहीं है? बोलिए, समझ में आ गया? अच्छा, आगे समझो। अब हम लोग वापस से अपने ऊपर वाले चार्ट पर आते हैं और इसमें बताइएगा कि हम लोग ने कौन कौन से फीचर्स लिख के रखे हुए हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की चर्चा यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अधिकतर केसेस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, क्योंकि लार्ज सेलर है तो प्राइसेस को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। परफेक्ट नॉलेज, ये बताओ यहाँ पे होगा क्या? परफेक्ट नॉलेज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेलर हैं और हर किसी का प्रोडक्ट अलग अलग है। अब कितनी की जानकारी आप रखोगे? मैंने एग्जांपल लिया था टूथपेस्ट का, कितनी की जानकारी आपको होगी? तो फिर परफेक्ट नॉलेज होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। देयर इज लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। अच्छा, प्री एंट्री एग्जिट होगा क्या? प्री एंट्री एग्जिट खुद से सोच के बताओ, होगा क्या? होगा ना, तभी तो क्या आया? तो यहां पे फ्री एंट्री एग्जिट होगा, यहां पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगा, तभी तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आए। अच्छा, और बताओ सर, ट्रांसफरेबिलिटी होगी क्या? ट्रांसफरेबिलिटी होगी? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि सबके फीचर्स अलग अलग। सबके फीचर्स अगर अलग अलग हैं तो फिर ट्रांसफरेबिलिटी नहीं। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल हमने वही साबुन का एग्जांपल लिया था ना, नीम, तुलसी, हल्दी, चंदन, तो दोनों का रॉ मटेरियल अलग अलग है, तो वहां पर ट्रांसफरेबिलिटी नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद अगला क्या है? इंडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी। क्या ये अपने हिसाब से दाम को फिक्स कर सकते हैं? जैसे लेट मी टेक एन एग्जांपल, इसी का ले लेते हैं, सोप्स का ही ले लेते हैं। तो सोप का ये बताओ, क्या आप अपने हिसाब से दाम फिक्स कर सकते हो कि नहीं? आप कर सकते हो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अलग है बाकियों से। अब अगर आपका प्रोडक्ट अलग है तो आप अपना प्राइसिंग भी तो अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो ना। समझे कि नहीं समझे? इंडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी क्यों है? क्योंकि सबका कॉस्ट अलग अलग है, फीचर्स अलग अलग हैं, ब्रांडिंग अलग अलग है। आपको मालूम है ब्रांड वैल्यू से भी प्रोडक्ट अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन माचिस में कोई ब्रांड वैल्यू नहीं होती, सब्जियों में कोई ब्रांड वैल्यू नहीं ऐसा चार्ट होती। खैर, ब्रांडिंग भी अलग अलग अगर होगी तो भी आप सबका प्राइसिंग अलग अलग चार्ज कर सकते हो। तो खैर, हम यहाँ पे कह रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा? नहीं, अभी फीचर आपके साथ कौन से डिस्कस कर रहे थे? है या नहीं है? क्यों है?
क्योंकि हर एक प्रोडक्ट अलग अलग है, सबकी ब्रांड वैल्यू अलग अलग है, सबकी कॉस्टिंग अलग अलग है, सबके फीचर्स अलग अलग। अगला ऊपर वापस आते हैं, हमने ये इसीलिए लिखा है ताकि मिस ना करें। नंबर ऑफ सेलर डिस्कस कर चुके हैं, बस एक टॉपिक बचा रह गया, बताइए क्या? डिमांड कर्व। इनका डिमांड कर्व कैसा बनता है? इनका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। अच्छा यहां पे समझना, देर इज हाई इलास्टिसिटी, देर इज हाई इलास्टिसिटी एंड डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई इलास्टिसिटी? मतलब अगर ये प्राइस को बढ़ाएंगे ना तो डिमांड तुरंत गिर जाएगी, डिमांड फॉल कर जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ऐसा हाँ क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ हाई कॉम्पिटिशन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अभी हमने आपको सबसे पहला कौन सा पढ़ाया? मोनोपोलिस्टिक। अगला है माय पर्सनल फेवरेट, ओलिगोपोली। ये फॉर्म ऑफ मार्केट मेरे को मजेदार लगता है, ठीक। इसमें इसमें सबसे मजेदार जो एक फीचर है, इसमें जो एक सबसे मजेदार फीचर है दैट इज कार्टेल, हम उसके ऊपर आएंगे। बट व्हाट इज ओलिगोपोली? ओलिगोपोली एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पे देयर विल बी फ्यू सेलर्स। बोले क्या होगा? फ्यू सेलर्स होंगे मार्केट में। सर फ्यू सेलर माने क्या? अभी तक हम कहते आ रहे थे लार्ज नंबर ऑफ सेलर, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर का मतलब क्या होता था? बोलो, लार्ज सेलर होने का मायने क्या होता था? कोई एक सिंगल सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और यहां पे हम कह रहे हैं कि क्या है? फ्यू सेलर्स हैं। तो फ्यू सेलर्स का मतलब क्या बताओ? एक सिंगल सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहां पे फ्यू सेलर्स हैं और हर एक सेलर का मार्केट प्रोपोर्शन बड़ा है, हर एक सेलर का मार्केट का प्रोपोर्शन बड़ा है। तो देयर आर फ्यू सेलर्स, तो एवरी सेलर या अ सिंगल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट। एग्जांपल लेना, एग्जांपल लेना, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए आपके साथ, आप लोग लेना। अ सिंगल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट। एग्जांपल लो, टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल और सीमेंट। अ सिंगल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट। एवरी सेलर holds a substantial share in the market. Every seller holds a substantial का मतलब क्या होता है बताना? अच्छा खासा, ठीक ठाक, शेयर इन द मार्केट। ठीक है, समझ के बात को? तो अगर हमारा एक मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, मार्केट का 20% मेरे पास है, 25% मेरे पास है, तो हम अपने मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अच्छा सुनो ध्यान से, इसका सबसे एक स्ट्राइकिंग फीचर होता है कि फ्यू सेलर क्यों है? बिकॉज देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। और इन रिस्ट्रिक्शंस का कारण क्या हो सकता है? इन रिस्ट्रिक्शंस का कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कि टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी कुछ ही लोगों के पास है। या हो सकता है कि मेरे पास में वो कैपिटल ना हो सकता है लाइसेंस ना हो, जैसा दवाई बनाने के लिए चाहिए। या हो सकता है कि मेरे पास में वो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हो मेरे ऊपर, जैसा कि रेलवे के केस में। हो सकता है कैपिटल की रिस्ट्रिक्शन हो, जैसा कि सीमेंट के केस में, ऑयल एंड पेट्रोलियम के केस में। या हो सकता है टेक्नोलॉजी की रिस्ट्रिक्शंस हो, या एक और रिस्ट्रिक्शन जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, कार्टेल। कार्टेल हो सकता है। कार्टेल क्या है? ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स। who have an adverse effect on competition,
हालांकि बहुत जरूरी नहीं है कि एडवर्स इफेक्ट डालें ये कंपटीशन के ऊपर, लेकिन हम आपको इन जनरल सिखा रहे हैं कि इनका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है कंपटीशन के ऊपर। अब इसको ऐसे समझो, अगर हम कहें, सुनना मेरी बात, कैसे कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मान लो ये कुछ 3-4 बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, ये आगे के 4 लोग ये बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। कुछ बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स का नाम है यशराज फिल्म्स और ये वो, इस तरीके से करके, हाँ बड़े बड़े कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। और मान लो एक छोटा सा फिल्म प्रोड्यूसर, ठीक है, देयर इज अ स्मॉल फिल्म प्रोड्यूसर। अब ये अपने फिल्म को लेकर के जाती हैं और कहते हैं कि भाई हमारी फिल्म आई है, आपने सिनेमा हॉल में लगाई है। तो ये जैसे अपने फिल्म को लेकर के जाती हैं, बाकी के प्रोड्यूसर्स उस सिनेमा हॉल वाले के पास पहुंच जाते हैं, उनसे कहते हैं ये वाली फिल्म नहीं लगनी चाहिए आपके हॉल में। तो ये पूछती है क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इनकी फिल्म लगी, इस छोटे प्रोड्यूसर की अगर लगी, तो फिर हमारी फिल्में नहीं लगेंगी। अब आप सोच लो क्या करना है। तो ये बताइए, इन्होंने एक नए सेलर को मार्केट में आने से रोक दिया कि नहीं रोक दिया? रोक दिया। सिमिलर माइट हैपन इन द केस ऑफ अ नॉर्मल प्रोडक्ट। मान लीजिए कि आप एक नया प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, लॉन्च किया आपने एक नया प्रोडक्ट, आपने आप दुकान में गए, आपने कहा कि मेरा प्रोडक्ट सेल करिए, ठीक है, और दुकान वाला हालांकि सो रहा था, जागो, अरे तुमको मालूम है रात हो गई, हाँ पढ़ रहे थे, अच्छा ध्यान में मग्न थे। ओ, सुनिए, आप एक सेलर हैं, आपके दुकान के अंदर में हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, इन सब कंपनियों के प्रोडक्ट रहते हैं। अचानक से एक छोटंकी सी कंपनी आती है और आपसे कहती है कि भैया मेरा प्रोडक्ट भी आपके आपके शॉप पे सेल होगा। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी थी वो आ गई, वो कही कि अरे एक छोटी कंपनी का आप प्रोडक्ट सेल करने लगे क्या? उन्होंने कहा हाँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं। तो अच्छा ऐसा है, आप वो छोटी कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर लो, अच्छा है, तो हम लोग अपना अपना प्रोडक्ट विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सेल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मैं आपको ये आइडिया देना चाहता हूं कि कैसे एक कार्टेल, एक ग्रुप किसी नए फर्म को एंटर करने से रोक सकता है। समझे कि नहीं समझे? आप ग्रुप बनाकर कैसे एक नए फर्म को एंटर करने से रोक सकते हो। तो कभी कभी इस ग्रुपिज्म के कारण कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करने का और तरीका, 4 फर्म थे, चारों आपस में प्राइस वॉर करते थे, लेकिन इन्होंने प्राइसेस को सेम कर दिया आपस में मिल करके। ये भी कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करना हो गया। ये अगर कंपीट करते तो आज टेलीकॉम कंपनियों की तरह प्राइसेस को एकदम रीजनेबल कर देते, लेकिन इनके बीच में कंपटीशन नहीं था, क्योंकि इन्होंने आपस में क्या फॉर्म कर लिया? कार्टेल। तो कार्टेल आने से कंपटीशन रुक जाता है, कार्टेल बनने से कंपटीशन रुक जाता है, ठीक है। तो ये कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर अगर कार्टेल आपने बना लिया है, तो ऐसे ऐसे फॉर्म्स ऑफ मार्केट को हम लोग कहते हैं कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। वेयर कार्टेल इज फॉर्म। तो जहां पे कार्टेल फॉर्म हो जाता है, जहां पे कार्टेल फॉर्म हो जाता है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। सर जहां कार्टेल नहीं बनता है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे कार्टेल नहीं भी बनता है, हर जगह तो जरूरी है नहीं कि कार्टेल बन जाए। आजकल तो कार्टेल बनाना ना रोका भी जाता है। जैसे देर सीसीआई, सीसीआई इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो कार्टेल को बनाने से रोकता है, आप ग्रुप नहीं बना सकते, तो सीसीआई उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो अगर कार्टेल बन गया तो कॉल्यूसिव, और नहीं बना तो नॉन कॉल्यूसिव। जैसे कॉल्यूसिव ओलिगोपोली के एग्जांपल में लिया जाता है ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब ये ओपेक जो है, इसके अंदर में आपके कुछ मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हो गए, इराक हो गया, बाकी और कुछ कंट्रीज हो गई, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया, ये कुछ कंट्रीज जहां पे मेजर ऑयल प्रोडक्शन होता है। ये कंट्रीज क्या करेंगी? ऑयल प्रोड्यूस करके फिर एक ही रेट पे सेल करेगी। यानी अगर मान लो कि अगर प्राइस डिसाइड हुआ है कि $80 पर बैरल होता है, उसके अंदर में मान लीजिए प्राइस इज एट $80 पर बैरल, तो इट विल बी सेम फॉर एवरीबडी।
इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट। हर कोई एक ही दाम पे बेचेगा ताकि ये देश आपस में compete ना करें, समझ गए। तो उस ग्रुप या उस कार्टेल को कहा गया है ओपेक, और ऐसी ओलिगोपोली को नाम दिया जाता है कोल्यूसिव ओलिगोपोली। अच्छा, ये अच्छा है या खराब है कंपटीशन के नजरिए से? खराब। ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। हम नहीं चाहेंगे कि कोल्यूसिव ओलिगोपोली हो, हम एज अ कंज्यूमर चाहेंगे कि कंपटीशन रहे। यहां तक की बातें क्लियर है? इन द चैट सेक्शन स्टूडेंट प्लीज आंसर। अच्छा, एक और काइंड ऑफ ओलिगोपोली होता है, एक और काइंड ऑफ ओलिगोपोली होता है कॉल्ड एज परफेक्ट या इम्परफेक्ट। परफेक्ट ओलिगोपोली, यस, परफेक्ट ओलिगोपोली ऐसा ओलिगोपोली है जहां पे सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो अगर सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट है तो क्या है? परफेक्ट ओलिगोपोली। और अगर अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं तो क्या है? इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। अगर सेम काइंड का प्रोडक्ट है तो परफेक्ट, और अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो, अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली बनता है। समझे क्या? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कोल्यूसिव, नॉन कोल्यूसिव, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। आखिरी फॉर्म ऑफ मार्केट है। अच्छा, इसमें सुनना मेरी बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्री एग्जिट पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है या फ्रीडम है? रिस्ट्रिक्शंस है, तभी तो क्या है? फ्यू। सर इसका डिमांड कर्व कैसा बनता है ये बता दो, बाकी तो सब हो गया। सुनना मेरी बात को, ये सब लिख रहे हो ना जैसे जैसे हम लिखवा रहे हैं। डिमांड कर्व कैसा बनता है? कहा जाता है कि इसका डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट मतलब इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सर ऐसा क्यों? देखो होता क्या है, बिकॉज इट डिपेंड्स, it depends upon pricing policy of क्या? कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स। कस्टमर समझ, देखिए मेरी डिमांड क्या होगी डिपेंड करता है कॉम्पिटिटर्स कैसा कर रहे हैं। इसमें क्या होता है ना, देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। लिखना, देयर इज हाई सेलिंग कॉस्ट। बिकॉज ऑफ टफ कॉम्पिटिशन। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मतलब एकदम गला काट कॉम्पिटिशन। इसमें क्या होता है, प्राइस वॉर होती है। ये सारे की टर्म्स को लिखते जाओ। प्राइस वॉर होती है, कौन ज्यादा सस्ता बेचेगा। अब मान लो टेलीकॉम कंपनियों का एग्जांपल लेते हैं। जियो अगर एक नए प्लान के साथ आए, एक नए सस्ते प्लान के साथ आए, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? क्यों नए सस्ते प्लान के साथ आ रहा है? कि उसके कस्टमर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उसके। बट होता क्या है कि उतने में वी भी एक प्लान वही सेम लॉन्च कर देगा और एयरटेल भी सेम लॉन्च कर देगा। तो बताइए क्या उतना अधिक उसका जो सब्सक्राइबर बेस है वो बढ़ेगा? नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि वही सेम प्लान बाकियों ने भी। टफ कंपटीशन है कि नहीं है? टफ कंपटीशन, बहुत टफ कंपटीशन। तो प्राइस वॉर इसको कहते हैं। अच्छा, अगर अगर जियो अपने दाम बढ़ा दे तो बाकी लोग भी दाम बढ़ा देंगे? नहीं, बाकी लोग कहेंगे अरे जियो ने तो दाम बढ़ा दिया, ये देखो क्या कर रहा है, आ जाओ हमारी कंपनी का सिम ले लो। तो देखो कितने कितने इसके अंदर में कंपटीशन और कितनी दगाबाजी हो सकती है। तो ये कौन सा फॉर्म ऑफ मार्केट है? ओलिगोपोली। लेकिन इसमें ये इस बात पे निर्भर करेगा कि मेरा कॉम्पिटिटर रिएक्ट कैसे कर रहा है। हमारा कॉम्पिटिटर हमारे प्राइस के बदलने पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये डिसाइड करता है कि हमारा क्या चेंज आएगा इन डिमांड। सो सुनना, इट इज इनडिटर्मिनेट। बोलो क्या? डिमांड कर्व इज इनडिटर्मिनेट।
इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि मेरी डिमांड कितनी होगी ये निर्भर करता है इस बात पर कि क्या कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करने वाला है। अगर मैंने प्राइस घटाया लेकिन कॉम्पिटिटर ने भी घटा दिया तो मेरी डिमांड तो बढ़ी नहीं ना, ज्यादा थोड़ी सी बढ़ेगी। हाँ, लेकिन अगर वो नहीं घटाए तो हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है मेरे प्राइस बढ़ाने पे वो प्राइस ना बढ़ाए तो वो तो मेरे कंज्यूमर छीन लेगा। भैया क्या होगा वो तो ये निर्भर करेगा ना कि कॉम्पिटिटर कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर माय डिमांड कर्व इज डिपेंडेंट है, इसको हम लोग कहते हैं। अब ऊपर हमने आपको एक शब्द लिखवाया था इंटर, सबसे पहला सुनना, हमने आपको सबसे पहला शब्द लिखवाया था डिपेंडेंट, किसमें? मोनो सॉरी परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में शब्द लिखवाया था डिपेंडेंट। मोनोपोलिस्टिक में मैंने आपको शब्द लिखवाया इंडिपेंडेंट। और यहां पे अब हम शब्द लिखवा रहे हैं इंटरडिपेंडेंट। ओ अच्छा, इंटरडिपेंडेंट माने एक दूसरे के ऊपर निर्भर, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। देयर इज इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट भी नहीं, इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसी। और यहां का जो डिमांड कर्व अगर मेरे को बनाना ही हो ना तो हम एक किंग्ड डिमांड कर्व बनाते हैं। बोलिए कैसा डिमांड कर्व? किंग्ड डिमांड कर्व। सर हाई सेलिंग कॉस्ट क्यों लिखें? क्योंकि देखो कंपटीशन बड़ा तगड़ा है तो इसलिए हमको एडवर्टाइजमेंट निकालना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट किसका आता है? कार कंपनियों का आता है, ऑटोमोबाइल सॉरी वो आपका टेलीकॉम कंपनीज का आता है, क्योंकि वहां पे टफ प्राइस कंपटीशन, टफ कंपटीशन है कुछ ही कॉम्पिटिटर्स के मार्केट में। और जहां पे ढेर सारे सेलर है वहां पे तो हमारे पास इतना शेयर ही नहीं है कि हम मार्केट में एडवर्टाइजमेंट निकालें। ठीक है, हम एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे सबका फायदा होगा, उतना नहीं किया जाता है। जहां पे हमको लगता है कि मेरे पास में बड़ा शेयर है मार्केट का तो हम एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, और यहाँ पे आता है। और यहाँ पे टफ कंपटीशन के कारण हाई सेलिंग कॉस्ट होती है। देयर इज किंग्ड डिमांड कर्व। ये भी आपसे पूछा जाता है कि ओलिगोपोली का एक स्ट्राइकिंग फीचर बताओ। किंग्ड डिमांड कर्व, देयर इज किंग्ड डिमांड कर्व। सर किंग्ड डिमांड कर्व माने, सुनना बात को, ये है क्वांटिटी और ये क्या है? प्राइस। अगर प्राइस बढ़ाओगे, देखो इस प्राइस को ले लो, अगर प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड तेजी से गिर जाएगी, है ना? इसे हम लोग कहते हैं हाईली इलास्टिक। ऊपर में इट इज हाईली इलास्टिक, यानी प्राइस बढ़ाने पे हाईली इलास्टिक। लेकिन प्राइस घटाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कॉम्पिटिटर भी तैयार है प्राइस घटाने को, तो इट इज क्या? इन इलास्टिक। तो प्राइस बढ़ाने पे हाईली इलास्टिक, लेकिन प्राइस घटाने पर इन इलास्टिक। समझे क्या? ये मतलब अटमोस्ट डिटेलिंग के साथ आपको बता रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जा सकता। यहाँ पे हमारा ओलिगोपोली वाला टॉपिक समाप्त होता है। अब अगर ये समझ में आया तो बताओ, मैं आपको आखिरी टॉपिक पे लेकर के आऊंगा, विच इज मोनोपोली। इज दिस क्लियर? हमारा आखिरी टॉपिक है मोनोपोली। मोनोपोली, मोनोपोली में क्या होता है? देयर इज अ सिंगल सेलर। लेकिन सुनना मेरी बात को, ये कहना गलत है कि देयर इज अ सिंगल सेलर, बिकॉज देयर माइट बी अदर सेलर्स, बट द सिंगल सेलर हैज कंट्रोल इन द मार्केट। हम किसी एक देश का देख रहे थे कि वहां पर अधिकतर जो है चीजों को गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी, लेकिन कुछ और सेलर्स भी थे। तो ऑटोमोबाइल के लिए वो दिखा रहा था कि शेवरले शायद वहां पे एक गवर्नमेंट सिर्फ उसी की कार्स को सेल करता है या उसी की कार्स को ऑथराइज करता है, तो 90% वहां पे उसी की कार्स मिलती हैं। तो एक तरीके से 90% तक उसका कंट्रोल है। तो मोनोपोली है क्या? वो मोनोपोली है, लेकिन और भी सेलर है ना, ऐसा छुटपुट है, छोटे मोटे सेलर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंगल ही सेलर होगा, बट एक सिंगल सेलर होगा जिसका मार्केट में कंट्रोल है। विंडोज एक सिंगल सेलर है जिसका मार्केट में कंट्रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मामले में। पीसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मामले में ऑलमोस्ट अधिकतर लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं।
तो हम कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ मोनोपोली। तो मोनोपोली मतलब जरूरी नहीं है सिंगल ही सेलर हो, और भी सेलर होंगे लेकिन छुटपुट सेलर होंगे। अ सिंगल सेलर हैज कंट्रोल ओवर द मार्केट, अ सिंगल सेलर हैज कंट्रोल ओवर द मार्केट, दैट इज कॉल्ड एज क्या, मोनोपोली। और यही एकमात्र ऐसा सेलर है जो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, यानी वो कहेगा तुमसे 20 लेंगे, तुमसे 15 लेंगे, मेरी मर्जी। और ऐसा कहने वाला सिर्फ एक मोनोपोली होता है, ठीक है। बी कूल, बी लाइक मोनोपोली। अच्छा, इसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात ही नहीं आती है। प्री एंट्री एग्जिट होगा क्या? नहीं सर, तभी तो सिंगल सेलर है बाजार में। रिस्ट्रिक्शंस होंगे ऑन एंट्री या, अच्छा रिस्ट्रिक्शन कैसा हो सकता है? कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का, लाइसेंस का, गवर्नमेंट का। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, यहां पे इंडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी होगी। सर ये तो एकमात्र ये प्राइस मेकर है, यही राजा है, ये प्राइस मेकर है, ये इंडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी रखता है। नंबर ऑफ सेलर्स क्या है? सिंगल। सर इसका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन इसका फायदा ये है, इसका फायदा ये है कि ये इनइलास्टिक होता है। सर इनइलास्टिक माने यहां पे ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, ये प्राइस बढ़ा भी देगा तो तुम जाओगे कहां? ठीक है, मुझे छोड़कर कहां तुम जाओगे? बड़ा पछताओगे बड़ा। एनीवेज, सो जब चैप्टर एंड होने लगता है तो हम रिलैक्स, हाँ ठीक है, अब हम फालतू वाली लाइनें बोल सकते हैं। तो डिमांड कर्व इज क्या? डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट दिस डिमांड कर्व इज इनइलास्टिक बिकॉज ऑफ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। नो क्लोज, इसका कोई सब्स्टिट्यूट बाजार में आया ही नहीं है। भैया दीदी, ये चैप्टर होता है समाप्त। सर क्या बात कर रहे हो, इतना ही था क्या? यही था। एंड बिलीव मी डियर स्टूडेंट्स, I have not missed up a single detail. हम इतना अच्छा बोल रहे, तुम लोग को ये सब नहीं, सर पहले चपा दीजिए। I have not missed a single detail. एक छोटी सी छोटी बारीकी को हमने इस लेक्चर में कवर अप किया है। हाँ जी बिल्कुल पढ़ाया, ठीक है। तो क्योंकि ये सारी की सारी चीजें एकदम on the tips hoti, and I know how to, what are the all relevant things that can be covered up in your MCQ, so I have covered up each and everything. Just have a revision once again of the session अगर आपको कोई सा भी डाउट लगता है तो, and you will be very confident for your examination. आप एक बार हमारी किताब में दिए गए, नोट्स में दिए गए MCQs को जरूर से सॉल्व करना। कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लेना in the chat section. Dear student, if you have any doubt you may please ask. Otherwise thank you so much. ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है with a perfection, ठीक है, डी परफेक्शन। थैंक यू, बाय बाय। किसी को कोई डाउट वाउट पूछना है? भैया दीदी कोई डाउट वाउट पूछना है? हाँ